नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8 अगस्त 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें, जिसमें हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्य प्रणाली। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब बहुत ही जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो नए मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करना है। तो ऐसे में कॉलेजियम प्रणाली कैसे कैसे कार्य करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा मिनी खनिज लूट, या इसे हम कहेंगे गौड़ खनिज लूट, जैसे रेत, कंकड़, इन सब की जो अवैध खनन हो रहा है उसकी जांच के लिए टैपिंग तकनीक। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो खनिजों का खनन किया जा रहा है, जैसे रेत है, बालू है, यह सब इस पर जो है टैपिंग तकनीक का प्रयोग करके इस लूट को कम किया जा सकता है जांच के लिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि यह किस प्रकार हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, ये खनन प्रक्रिया, ये इसके नुकसान क्या है हमारे पर्यावरण को, इन सब बातों की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के पतियों ने ली शपथ। सोचिए, महिलाएं पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव जीत कर आईं, लेकिन शपथ के समय वह अनुपस्थित रहीं। उनकी जगह उनके पति, उनके भाई, उनके ससुर, इस तरह से लोगों ने शपथ ली। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में यह जो घटना घटित हुई है, क्या इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में घट रही हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान में यह पंचायती राज व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध हुई, इसके पीछे क्या चुनौतियां हैं, इन सब की जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। चौथा टॉपिक होगा नियामक स्थिर मुद्राओं पर नियंत्रण क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो बाजार के भीतर स्थिर मुद्रा कैसे कार्य करती है, अचानक जांच का कारण है क्या। तो इसमें हम बात करेंगे कि एक स्थिर मुद्रा, एक डिजिटल मुद्रा है। तो इसमें सभी प्रकार की बातों की चर्चा करेंगे कि क्यों इस पर नियंत्रण स्थापित करने की बात की जा रही है। और पांचवा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। खासकर हम लोग भारत के मानसून के संदर्भ में चर्चा करेंगे, और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व राज्यों में देखा जाए वर्षा की मात्रा में कमी देखी जा रही है। तो इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन कारण है। तो इसमें बारे में चर्चा करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में यह इसमें कौन कौन से कारक हैं जो कि वर्षा कम हो रही है, और कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है। तो इन सब की जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें भारतीय मौसम विभाग के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह पृष्ठ संख्या 8 पर सामान्य अध्ययन के राज व्यवस्था के अंतर्गत डाला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज या उसकी कार्य प्रणाली। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉलेजियम का गठन कैसे किया जाता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? एन.वी. रमन्ना। तो इनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए कॉलेजियम विशेष रूप से सफल रहा है। क्यों सफल रहा है? क्योंकि उन्होंने न्यायिक रिक्तियों पर बहुत सारा कार्य किया, और एक साथ 9 न्यायाधीशों को एक बार में नियुक्त करके कई न्यायिक नियुक्तियां और लिखित इतिहास की सिफारिश करने में सक्षम रहे। तो 9 में से न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना 2027 में वह पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारे जो केस पेंडिंग में थे उनको भी समाप्त करने की बात की, और इसके लिए वो काफ़ी चिंतित भी दिखे, और उस पर उन्होंने ढेर सारा कार्य भी किया। तो दोस्तों, यह कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यह कदम उठाया, जिससे कि पेंडिंग केस जल्दी से जल्द समाप्त हों। दोस्तों, अभी भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत में मात्र
8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह से वर्तमान में अगर हम बात करें तो 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। तो इसी में जो है यह कोलेजियम प्रणाली के तहत इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, कोलेजियम सिस्टम कैसे कार्य करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। या वास्तव में कोलेजियम वास्तव में है क्या? तो कोलेजियम प्रणाली न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वर्षों के संघर्ष से यह पैदा हुई थी, क्योंकि 1970 के दशक में कोर्ट पैकिंग यानी एक अदालत में न्यायाधीशों की संरचना को बदलने की प्रथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामूहिक स्थानांतरण और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय में 2 अतिक्रमण। तो इस तरह से क्या हुआ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में शत्रुता और बढ़ गई। तो 3 न्यायाधीशों के मामले ने कोलेजियम प्रणाली के विकास को देखा। पहले न्यायाधीशों के मामले में अदालत ने माना कि सीजेआई के साथ परामर्श पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें है कि न्यायाधीशों के मामले ने 1993 में कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और इसने फैसला सुनाया कि सीजेआई को न्यायिक नियुक्तियों पर शीर्ष अदालत में अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक कोलेजियम से परामर्श करना होगा। और अदालत ने माना कि कोलेजियम की इस तरह की सामूहिक राय की सरकार पर प्रधानता होगी। और दोस्तों, 1998 में प्रमुखता से कोलेजियम प्रणाली आया अगर देखा जाए, चूंकि उस समय यह मामला था कि एक राष्ट्रपति के संदर्भ में यह बात की गई कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, जिसमें न्यायिक कोलेजियम को सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वर्तमान संरचना तक विस्तारित। यानी कोलेजियम व्यवस्था में क्या है कि 5 न्यायाधीश यानी एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और इसके बाद यह मंत्रालय को भेजा जाता है और मंत्रालय राष्ट्रपति के पास भेजता है। और इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत यह की जाती है। तो दोस्तों, सीजेआई के कार्यकाल में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, इसमें यही है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, सीजेआई का कॉलेजियम और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करते हैं। तो कॉलेजियम सरकार को वीटो कर सकता है यदि बाद वाले द्वारा नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने के लिए नियुक्तियों और तबादलों के मामलों में सरकार पर प्रधानता होनी चाहिए। हालांकि समय के साथ कॉलेजियम प्रणाली ने पारदर्शिता की कमी के लिए न्यायिक संस्थान के भीतर भी आलोचना को आकर्षित किया, यहां तक कि उन पर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगाया गया। विधान में संशोधन भी किया गया और न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने के सरकार के प्रयासों को एक संविधान पीठ ने खारिज भी कर दिया था। दोस्तों, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था इसी कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियां कैसे की जाती हैं? कॉलेजियम व्यवस्था के तहत एक मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीशों की संस्तुति या सिफारिश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, क्या न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है? दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ने पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के कमी होने की गारंटी नहीं दी है। 1 अगस्त 2022 तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई, जो कि 2017 में 55,000 से अधिक थी। दोस्तों, अगस्त 2019 में न्यायिक शक्ति को बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों तक कर दिया गया, यानी एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इस बकाया में लगातार वृद्धि न्यायिक शक्ति में आवधिक वृद्धि की परवाह किए बिना 1950 से एक निरंतर घटना घट रही है। 1950 में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। और दोस्तों, उस समय 100 से अधिक मामले लंबित थे। और एक दशक बाद 1960 की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर
14 हो गई, जबकि लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 3247 और 1978 में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 18 थी, जिसमें 1 + 17 और लंबित मामलों की संख्या 14,000 हो गई। और दोस्तों 1986 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 जजों की संख्या हो गई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 25 अन्य न्यायाधीश, जबकि केस बढ़कर के 27,881 हो गए। 2009 में न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश। हालांकि लंबित मामलों की संख्या 50,000 पहुंच गई या उससे अधिक हो गई। तो 2014 में न्यायाधीशों की संख्या 31 रही, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 64,000 हो गई। 2020 और 21 में महामारी ने शीर्ष अदालत में पेंडेंसी दर को और जोड़ दिया और वर्ष 2020 का अंत 64,426 मामले बैकलॉग और 21 में लगभग 70,000 मामलों के साथ हुआ। और दोस्तों 2019 में जैसा कि मैंने बताया कि न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई, लेकिन फिर भी वर्तमान में 31 कार्यरत न्यायाधीश हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश रमण सहित 4 सेवारत न्यायाधीश अगले कुछ महीनों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, जिससे कि शीर्ष न्यायाधीश के रूप में मुश्किल से 3 महीने का कार्यकाल होगा। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ नवंबर में 50वें CJI मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वरिष्ठता मानदंड के अनुरूप हैं। तो 1 साल के मंथन में शीर्ष अदालत में बकाया और रिक्तियों की संख्या उनके कंधों पर आ सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात की और इसके साथ साथ न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। क्योंकि अदालतों में लंबित मामलों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से यह टॉपिक था। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि पृष्ठ संख्या 6 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि खनिज जो मिनी खनिज लूट है या गौड़ खनिज लूट की जांच के लिए टैपिंग तकनीक। तो भारत ने अवैध खनन के मुद्दे को बहुत कम करके आंका है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और राजस्व हानि का कारण बनता है। दोस्तों यहाँ पर बात यही की जा रही है कि विकास की गति में वृद्धि के साथ भारत में रेत और बजरी जैसे गौड़ खनिजों की मांग 60 मिलियन मीट्रिक टन को पार कर गई है। और दोस्तों पानी के बाद, जो कि हम लोग भूमिगत जल यानी भूमि से जो जल निकालते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्षण उद्योग भी बनाता है। हालांकि देश भर में कई संबंधित घोटालों का खुलासा करने के परिणाम स्वरूप प्रमुख खनिजों के खनन के लिए कानूनों और निगरानी को सख्त बना दिया गया, लेकिन तथ्य यही है कि इन छोटे खनिजों का बड़े पैमाने पर और अवैध खनन बेरोक टोक जारी है। चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज के कौसाम्बी तक, पटना, इन सब क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है। दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पर और देखते हैं तो प्रमुख राजमार्गों या निर्माण परियोजनाओं के पास कृषि भूमि या सरकार की परती भूमि से बजरी हटाई जाती है, क्योंकि ठेकेदारों को ऐसा करना आसान और सस्ता लगता है, भले ही इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो। दोस्तों विनियमन का मुद्दा अगर बात की जाए तो प्रमुख खनिजों के विपरीत नियम बनाने, रॉयल्टी की दरें निर्धारित करने, खनिज रियायतें, प्रवर्तन आदि की नियामक और प्रशासनिक शक्तियां विशेष रूप से राज्य सरकारों को सौंपी जाती हैं। और दोस्तों इसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन 1994-2006 की अधिसूचनाओं ने 5 हेक्टेयर से अधिक या उसके बराबर क्षेत्रों में खनन के लिए पर्यावरण मंजूर अनिवार्य कर दिया। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लघु खनिजों के उत्खनन के पर्यावरणीय पहलुओं पर एक रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद 2010 में सभी राज्य सरकारों को लघु खनिजों के नियामक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन निर्देश देने का आदेश दिया। दोस्तों 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है। नतीजन 2016 में, कब 2016 में पर्यावरण प्रभाव आकलन में संशोधन किया गया, जिसने 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में खनन के लिए
पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य कर दी, जिसमें लघु खनिज भी शामिल है। पहले यह शामिल नहीं था। संशोधन में जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और जिला विशेष मूल्यांकन समिति की स्थापना का भी प्रावधान है। हालांकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों में यह ईएसी और ईआईएए की राज्यवार समीक्षा से पता चलता है कि ये प्राधिकरण एक दिन में 50 से अधिक परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं। राज्य स्तर पर अस्वीकृति दर 1% रही है। तो यह एक प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि क्या केवल मंजूरी देने से ही गौण खनिजों के अवैध खनन में अनियमितताओं को समाप्त करने में मदद मिल सकती है? अब स्थिति यह इंगित करती है कि समस्या और भी जटिल और व्यापक और एक मजबूत प्रौद्योगिकी संचालित प्रवर्तन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दोस्तों, गौण खनिजों के अवैध खनन की समस्या को अक्सर कम आंका जाता है, जिससे अवांछित पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं। राज्यों में डोलोमाइट, संगमरमर और रेत के अवैध खनन के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की कोनंकी चूना पत्थर खदानों में 28.92 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर अवैध रूप से उत्खनन किया गया है। हालांकि रेत खनन की निरंतर गति गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, एजेंसियों द्वारा इसका अवलोकन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2019 में भारत और चीन को शीर्ष 2 देशों के रूप में स्थान दिया, जहां अवैध रेत खनन के व्यापक पर्यावरणीय गिरावट को जन्म दिया है। इसके बावजूद भारत में रेत खनन के पैमाने को मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यापक मूल्यांकन उपलब्ध ही नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों में यही पाया गया कि मिट्टी की बढ़ती मांग ने मिट्टी के गठन और भूमि की मिट्टी धारण करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे समुद्री जीवन को भी नुकसान हुआ है। इसी तरह से नर्मदा नदी में यही हालात हैं, यही गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में यही हालात हैं। तो दोस्तों, इसके लिए न्यायिक आदेश और राज्य की प्रक्रिया, तो न्यायिक आदेशों की अक्सर राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उत्तर प्रदेश द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में अवैध रेत खनन के लिए मुआवजे के संबंध में जारी किए गए आदेशों का या तो आंशिक रूप से पालन किया गया या तो किया ही नहीं गया। इसी तरह की शिथिलता पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखी जा रही। तो ऐसे में न्यायिक आदेश को कड़ाई से पालन करने का अब समय आ गया है। और इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग यानी निष्कर्षण की मात्रा की निगरानी और खनन प्रक्रिया की जांच के लिए सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया जा सकता है। एनजीटी और प्रशासनिक अधिकारी पिछले 10 से 15 वर्षों के उपग्रह चित्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से यही दिखा सकते हैं कि किसी क्षेत्र में मिट्टी की छोटी मोटी पहाड़ियां, बजरी या छोटे पत्थर के टीले कैसे गायब हो गए, और इस आधार पर वहां के पर्यावरण का भी हम आकलन कर सकते हैं और वहां पर इस तरह की यह अवैध गतिविधियों पर रोकथाम कर सकते हैं। हाल ही में एनजीटी ने कुछ राज्यों को नदी के तल से रेत निकालने और परिवहन की मात्रा की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजनरी का प्रयोग करने का निर्देश दिया, और इन निर्देशों के सुनियोजित क्रियान्वयन से इन सभी राज्यों में लघु खनिज खनन से राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे जीपीएस कहा जाता है, रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी लोकेटर का उपयोग करके तंत्र की निगरानी के लिए ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। गुजरात जैसी राज्य सरकारों और न्यायिक निर्देशों जैसे मद्रास के उच्च न्यायालय के अवैध रेत खनन की जांच के लिए इनमें से कई तकनीकों को नियोजित किया गया। तो इस तरह से इसका न्यायिक प्रक्रिया में भी लाभ मिल सकता है और इस तरह से लोगों को ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब बढ़ते हैं, तीसरा है पृष्ठ संख्या 10 पर सामान्य अध्ययन, इसको राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, दिया है हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वुमेन टेक ओथ इन एमपी पंचायत। तो दोस्तों, महिलाएं चुनाव जीत कर आई, लेकिन उनके पतियों ने शपथ ली। पतियों के साथ साथ पिता भी कई जगहों पर। तो नवगठित मध्य प्रदेश पंचायतों में पुरुषों, विशेषकर पतियों द्वारा अपने परिवारों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बजाय शपथ लेने की खबरों के बाद राज्य ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक कोई कानून बनाने की बात कर रहा है। तो इस तरह के उल्लंघन मध्य प्रदेश के धार, दमोह, सागर, पन्ना और रीवा में सामने आए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 20 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है।
दोस्तों मध्य प्रदेश 1990 के दशक यानी 1993 में पंचायती राज व्यवस्था आई थी। उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण 243 के तहत जो है अगर हम बात करते हैं तो 1/3 था और बाद में इसे 50% कर दिया गया। और दोस्तों हाल ही में हुए चुनाव में सरपंच पदों के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं मैदान में थीं। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। वर्तमान समय में इस आरक्षण को 20 राज्यों में बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है और वो भी अनुच्छेद 243 के तहत। तो दोस्तों इस आरक्षण से हो रहा है महिलाओं की स्थिति में बदलाव। 73वें संविधान संशोधन के तहत निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। आज देश के 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से अधिक महिलाएं हैं। कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14% है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ा रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का विकास हुआ है। SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है। लेकिन दोस्तों इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं इस आरक्षण के। तो भारतीय समाज में महिलाओं को अभी आगे आने की जरूरत है। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं। जैसा कि आप मध्य प्रदेश में देखा ही तो अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में भी मूक दर्शक बनी रहती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा भी हाल फिलहाल में पंचायत नाम का एक आया हुआ था सीरीज, जिसमें 1 और 2 पार्ट में दिया गया था। तो वह पंचायत की जो महिला हुआ करती थी प्रधान सरपंच, तो उसका पति सारा देख रेख करता था। तो DM साहिबा जब चेक करने आई तो उसका पति झंडा आरोहण कर रहा था। तो ऐसे में उन्होंने बहुत डांट लगाई। फिर बाद में वह महिला अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने ग्राम सभा के विकास में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। तो इस तरह से अन्य सभी महिलाओं को इसी तरह करना चाहिए। तो महिलाएं वही करती हैं जो उनके पति और रिश्तेदार करते हैं। तो यह एक तरह से चुनौतियां हैं। इस पर सरकार को कुछ न कुछ नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करना चाहिए और प्रशासनिक शक्ति को और मजबूत करते हुए, जैसा कि उस DM ने कार्रवाई की, इसी तरह से हर जिले के DM को इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए। और इस तरह से ग्राम प्रधानों की मीटिंग खुद DM को लेना चाहिए, जिसमें सभी जो महिलाएं हैं उनको बुलाया जाए और उसमें वह पार्टिसिपेट करे। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है, परंतु अभी भी महिलाओं के उत्थान में और भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए महिलाओं को आगे आकर निडर होकर आगे आना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर, सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित। तो इसमें नियामक स्थिर मुद्राओं पर नियंत्रण क्यों कर रहे हैं, क्रिप्टो बाजार के भीतर स्थिर मुद्रा कैसे कार्य करती है, अचानक यह जांच क्यों की जा रही है। तो जुलाई की शुरुआत में वित्तीय स्थिरता बोर्ड, एक संस्था जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्त पर सलाह देती है, ने क्रिप्टो करेंसी बाजार में हाल की उथल पुथल का हवाला देते हुए स्थिर मुद्रा विनिमय पर जोर देने का वादा किया है। दोस्तों FSB एकमात्र संगठन नहीं है जो स्थिर मुद्रा को विनियमित करने की मांग कर रहा है। पिछले महीने यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ आधारित सांसदों ने क्रिप्टो एसेट्स मीका कानून बाजार पर सहमति व्यक्त की है, जो कि स्थिर मुद्रा के रूप में वर्गीकृत क्रिप्टो करेंसी को वितरित करने वाली कंपनियों पर सख्त नियंत्रण लागू करने के लिए है। दोस्तों स्थिर मुद्राएं हैं क्या? तो स्थिर मुद्रा एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य एक स्थिर संपत्ति से जुड़ा है, जैसे US डॉलर या गोल्ड। आज क्रिप्टो करेंसी पारसी तंत्र में सबसे प्रसिद्ध स्थिर मुद्रा निश्चित रूप से टीथर यानी USDT है, जिसका बाजार पंजीकरण $66 बिलियन के करीब है।
इसे इथेरियम से नीचे रखता है, जो अस्तित्व में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। और दोस्तों, एक यूएसडीटी का मूल्य एक यूएसडी है। हालांकि बाजार के कारक इस निशान से थोड़ा ऊपर या नीचे कीमतों को ले जा सकते हैं। अन्य स्थिर मुद्राएं जैसे कि यूएसडी क्वाइन और बीनेस यूएसडी भी अमेरिकी डॉलर के लिए आंकी गई हैं। दोस्तों, क्रिप्टो इस इकोसिस्टम में स्थिर मुद्रा क्या भूमिका निभाते हैं? तो एक क्रिप्टो करेंसी व्यापारी के लिए स्थिर मुद्रा प्रवाह को ट्रैक करने से उन्हें बाजार की स्थिति का आकलन करने में मदद मिल सकती है। यहां तक कि भविष्य के क्रिप्टो करेंसी मूल्य आंदोलनों के बारे में शिक्षित अनुमान भी लगा सकते हैं। यदि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर स्थिर मुद्रा की आपूर्ति अचानक गिर जाती है, तो कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि व्यापारी अपेक्षाकृत स्थिर संपत्ति खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब क्रिप्टो एक्सचेंजों पर स्थिर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि निवेशक बिटकॉइन, बीटीसी, ईथर या यहां तक कि अन्य ऑल्ट सिक्कों जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपने स्थिर सिक्कों को भुना रहे हैं या स्थिर मुद्रा को भुना रहे हैं। कई व्यापारियों का मानना है कि इससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर, यदि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर स्थिर मुद्रा की आपूर्ति अचानक गिर जाती है, तो यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि व्यापारी अपेक्षाकृत स्थिर संपत्ति खरीद रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि व्यापारी भविष्य के जोखिम और अस्थिरता से बचाव करना चाहते हैं या डर से प्रेरित हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आ रही है कि स्थिर मुद्रा के लिए उपयोग के मामले क्या हैं? दुनिया भर में स्थिर मुद्रा जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रही है। तुर्की, नाइजीरिया, अर्जेंटीना जैसे देशों में जहां स्थानीय मुद्रा तेजी से मूल्य खो रही है, फंड को स्थिर मुद्रा में परिवर्तित करना निवासियों के लिए अपनी कमाई की कोशिश करने और सुरक्षित रखने का एक तरीका है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण प्रेषण चैनलों के साथ स्थिर मुद्रा हस्तांतरण ने कुछ क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को एक और दिन देखने में मदद की है। इस कारण से क्रिप्टो समुदाय का एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता है कि स्थिर मुद्रा को केंद्रीकृत कानूनों या मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाए। तो स्थिर मुद्रा कैसे स्थिर है? तो दोस्तों, टीथर नामक मुद्रा को, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, अमेरिकी कानून प्रणाली के माध्यम से दबाव बनाया गया, क्योंकि जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए संघर्ष किया कि क्या शीर्ष स्थिर मुद्रा कंपनी वास्तव में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हर यूएसडीटी का समर्थन करती है। तो इस प्रकार के पैक को फिएट कोलैटराइज्ड स्थिर मुद्रा कहा जाता है। तो टीथर का मार्केट कैप पिछले एक साल में अरबों डॉलर तक बढ़ गया और संभावित रूप से अमेरिकी डॉलर के संतुलन को खतरा पैदा हो गया, जिससे इन आशंकाओं को दूर करने में मदद नहीं मिली। अक्टूबर 2021 में यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने टीथर को $40 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। अमेरिकी डॉलर के टीथर टोकन स्थिर मुद्रा के संबंध में असत्य या भ्रामक बयान और भौतिक तथ्यों की चूक के लिए यह इसके ऊपर नियम बनाया गया। तो टीथर का मार्केट कैप इस साल अप्रैल में $80 बिलियन से अधिक, जुलाई में गिरकर लगभग $66 बिलियन हो गया है। दोस्तों, इसमें एक टेरा फॉल आउट स्थिर मुद्रा कैसे जुड़ा है? तो टेरा फॉल आउट, जिसे टेरा यूएसडी या यूएसटी, एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा है। यह दूसरे टोकन की आपूर्ति से जुड़ा है। अन्य क्रिप्टो करेंसी लूना को यूएसटी को अपना पैग बनाए रखने में मदद करने के लिए समायोजित किया गया है। किसी अन्य टोकन से लिंक करने का यह तरीका क्रिप्टो फर्मों को डॉलर या क्रिप्टो या यहां तक कि सोना जैसी आरक्षित संपत्ति खरीदने से रोकने में मदद करता है। फिर भी मई की दुर्घटना से कुछ समय पहले, चूंकि मई में ही टेरा फॉल आउट हुआ था, तो दोस्तों, चूंकि मई 2022 की दुर्घटना में अरबों डॉलर गायब हो गए, तो आंशिक रूप से यूएसटी के कारण यूएसडीटी जैसे कई अन्य स्थिर सिक्कों ने भी या स्थिर मुद्रा ने अस्थायी रूप से मूल्य खो दिया, क्योंकि निवेशक घबरा गए। अब क्रिप्टो एनालिटिक्स यूएसडीटी के प्रतिद्वंदी यूएसडीसी की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जो कि मार्केट कैप में इसके ठीक नीचे आता है। तो मोटे तौर पर $11 बिलियन के दो स्थिर मुद्रा को विभाजित करता, और कई लोग यह आकलन करने के लिए देख रहे हैं कि यूएसडीटी अपनी कानूनी बाधाओं का सामना
कैसे करता है। तो दोस्तों इसके लिए आगे की राह यही होगी कि स्थिर मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जोखिम बहुत अधिक है और अब जैसा कि नियामकों ने कदम रखा है तो बाजार से व्यापारियों को अधिक भयभीत करने की उम्मीद है। तेरा स्थिर मुद्रा बाजार में पहली एकमात्र गलती रेखा नहीं है और यह अंतिम नहीं होगी। तो इस तरह से इस मुद्रा का भी प्रचलन रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 2 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत इसे हम जोड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, मतलब सूखा पड़ रहा है एक तरफ बाढ़ आ रही है, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को आप सुनते थे, अब अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि बंगाल की खाड़ी में घट रही है। तो इन सब के पीछे कारण जलवायु परिवर्तन है। तो आईएमडी के महानिदेशक का यही कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने पूर्वानुमान एजेंसियों की गंभीर घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता में बाधा डाली है और भारत मौसम विज्ञान विभाग अधिक रडार इसके लिए स्थापित कर रहा है और चुनौती से निपटने के लिए अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को भी उन्नत कर रहा है। दोस्तों देश में मानसून की बारिश ने कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है और हल्की वर्षा की घटनाओं में कमी आई है। तो आईएमडी प्रमुख ने यही कहा है कि प्रभाव आधारित पूर्वानुमान 2025 तक अधिक बारीक, विशिष्ट और सटीक बनने में सुधार करेगा और आईएमडी आने वाले वर्षों में शहरों और पंचायत स्तर के समूह में विशिष्ट क्षेत्रों तक पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम होगा। दोस्तों जलवायु परिवर्तन ने वातावरण में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन आप देख सकते हैं कि तापमान की मात्रा बढ़ रही है, जिससे सामान्य गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। गरज, बिजली और भारी वर्षा, अरब सागर में चक्रवातों की बारंबारता बढ़ती जा रही है। अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में यह वृद्धि पूर्वानुमानकर्ताओं के लिए एक चुनौती पेश कर रही है। दोस्तों अध्ययनों से यही पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा की भविष्यवाणी करने की क्षमता बाधित होती है। दोस्तों आईएमडी पूर्वानुमान क्षमता में सुधार के लिए रडार, स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा गेज और उपग्रहों के संवर्धन के साथ अपने अवलोकन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। दोस्तों उत्तरी हिमालय में 6 रडार लगाए गए हैं और इस साल 4 और लगाए जाएंगे। पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में 8 रडार के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है। देश के बाकी हिस्सों में कुछ गैप क्षेत्र है जो 11 रडार से भरे जाएंगे। तो रडारों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़कर 2025 तक 67 हो जाएगी। दोस्तों रडार को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसके पास उच्च रेजोल्यूशन होता है जो हर 10 मिनट में अवलोकन प्रदान कर सकता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। वर्तमान में 10 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता से अगले 2 वर्षों में 30 पेटाफ्लॉप तक संकल्प यह लिया है। तो मौसम मॉडल की रेंज जितनी कम होगी, जिसका रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा और सटीकता उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान में आईएमडी MOIS मौसम मॉडलिंग प्रणाली का संकल्प है कि 12 किलोमीटर तक और इसे 6 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है। इसी तरह से रीजनल मॉडलिंग सिस्टम के रेजोल्यूशन को 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर कर दिया जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो 1901 से वर्षा का डिजिटल डेटा मिला है, जिसमें उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में कमी दिखाई देती है, जबकि पश्चिम के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिमी राजस्थान में वृद्धि दिखाया गया है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं एक्सेस, नॉर्मल, डिफिशियंट एंड लार्ज डिफिशियंट। तो ये देख सकते हैं कि ये स्थिति कहाँ पर है और रेड की स्थिति कहाँ है, यानी इन सब क्षेत्रों में घट रहा है। नॉर्मल है और एक्सेस है, ये देख सकते हैं इन सब क्षेत्रों में। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व में यह जो वर्षा भारी वर्षा प्राप्त करता था, लेकिन हाल के वर्षों में यह कम वर्षा प्राप्त कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो वर्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। दोस्तों 2018 में प्रकाशित एक शोध पत्र में यह पाया गया था कि 1979 से 2014 के बीच उत्तर पूर्व में मानसूनी वर्षा में 355 मिलीमीटर की
कमी आई थी। तो इसके पीछे कारक क्या हैं? तो दोस्तों इसके पीछे कारक यही है कि आर्द्रता और सूखा दोनों एक साथ। दोस्तों जो वार्मिंग है या कह सकते हैं तापमान अधिकता है का एक पहलू जो वर्षा को प्रभावित करता है वह है भूमि का सूखना, जिससे शुष्क अवधि और सूखे की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तो आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि और सूखे की स्थिति का एक साथ होना वर्षा के पैटर्न को अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है। दोस्तों इसी तरह से यूरेशियाई क्षेत्र हिमपात में भी वृद्धि देखी गई है और यह बर्फबारी पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि यूरेशिया में अत्यधिक बर्फबारी के कारण इस क्षेत्र का वातावरण ठंडा हो जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के वर्षा प्रतिरूप परिवर्तन को और अधिक प्रभावित करता है और अंततः इस क्षेत्र में कमजोर ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बन जाता है। दोस्तों इसी तरह से प्रशांत दशकीय दोलन जिसे पीडीओ कहते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर पर समुद्र की सतह का तापमान जो एक चक्र में भिन्न होता है, जिसका प्रत्येक चरण एक दशक तक रहता है और इसका जो हाईएस्ट पीक होता है 20 वर्ष में आता है, जिसे प्रशांत दशक दोलन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका प्रभाव पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश पर पड़ता है और दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यह समुद्र की परतों के मध्य तापमान के अंतर को कम करता है। इसी तरह से दोस्तों सौर कलंक की अवधि, तो मानसून के दौरान उत्तर पूर्व में वर्षा प्रतिरूप में एक सौर कलंक अवधि से दूसरे सौर कलंक अवधि में काफी भिन्नता होती है, जो देश में कम दबाव के मौसमी गर्द की अंतर्गहनता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इस बदलते वर्षा प्रतिरूप से नदियों के प्रवाह, हिमावरण की सीमा, पर्वतीय झरनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस तरह से आजीविका, विशेष रूप से कृषि, मछली पकड़ने, वन वनस्पति विकास, पशु पक्षी आवास, यह सब प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं लेख था महत्वपूर्ण और इसके लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। भारत के कई राज्यों में गौण खनिजों का अवैध खनन बेरोक टोक जारी है। चर्चा करें कि कैसे एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने जिक्र किया है, अवैध खनन जो कि जारी है नदियों, गंगा नदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तो इन सब के प्रभाव की यानी पहले आपको भूमिका में आपको बताना है कि गौण खनिजों को बहुत ही नजरअंदाज किया गया, जबकि जल के बाद सबसे ज्यादा निष्कर्षण अगर हो रहा है तो इन गौण खनिजों का हो रहा है और इनका प्रभाव क्या हो रहा है, इनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो इन सब बातों का जिक्र आपको मध्य भाग में भूमिका में आपको गौण खनिजों की महत्ता को बताते हुए आपको मध्य भाग में जाना और मध्य भाग में इन अवैध खनन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई और की गई भी, राज्य इसमें क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया, इन सब बातों का जिक्र करें और साथ साथ प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है, इसी में करते हुए अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय निकाय में बढ़ती छद्म राजनीति विकेंद्रीकरण के विचारों को कमजोर कर रही है और भारत में ग्रामीण लोकतंत्र को विकृत करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। तो परीक्षण करें। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको मध्य प्रदेश का भूमिका में आपको बताना है कि हाल ही में पंचायती चुनाव में महिलाएं जीत कर आई, लेकिन उनके पतियों के द्वारा शपथ लेने की घटना सामने आई है। तो ऐसे में यह छद्म राजनीति विकेंद्रीकरण के विचारों को कमजोर करती है। तो भूमिका में ये लिखें और मध्य भाग में आपको बताना है यह पंचायती राज व्यवस्था का में महिलाओं की क्या सहभागिता है और साथ साथ ये भी बताएं कि इससे महिलाओं के जीवन में सुधार भी हुआ है, लेकिन उन चुनौतियों को भी बताते हुए आपको अंत में निष्कर्ष पर पहुंचना है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।